हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर एस.के. ओझा आपको जनजाति यूनिट के तहत मैंने आपको जनजाति परिभाषा विशेषता को बताया। अब हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वह है जनजातियों का भौगोलिक वितरण या विस्तार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में किसी भी देश में इतनी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं जितना कि भारत में पाई जाती हैं। क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप कहा जाता है और उसके कई देशों को मिला दिया जाए तब जाके उसकी जनसंख्या भारत के जनजातियों के बराबर होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ 10 करोड़ से भी ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं और यही भारतीय समाज की विविधता और साथ ही साथ विविधता में एकता कही जाती है। लेकिन इसके बाद भी यदि हम जनजातियों की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ही असमान है। जिस तरह इनकी जनसंख्या असमान है उसी तरह इनका भौगोलिक वितरण भी क्या है, बहुत ही असमान है। भारत के 18 जिले ऐसे हैं जो भारतीय जनजातियों का 80% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के फलस्वरूप भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उसके बाद भी भारत में 287 जनजाति समुदाय पाए गए। उसके बाद भी जब भारत सरकार ने यह देखा कुछ ऐसे मानव समूह हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे इन सब मानव समूहों को, जातियों को जनजातियों में परिवर्तित किया गया। तो आज केंद्र स्तर एवं राज्य स्तर दोनों को मिला दिया जाए तो भारत में जनजाति समुदाय की संख्या लगभग 600 से ऊपर हो चुकी है। देखिए, वहीं पर इनमें बहुत विविधता भी है। गोंड जनजाति जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में मूलतः पाई जाती है। लेकिन उसके बाद भी यह कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में आदि विभिन्न स्थानों पर देखी जा सकती है। यदि नाम के आधार पर लिया जाए तो इनकी संख्या कम है, लेकिन देखा जा जो गोंड मध्य प्रदेश की हैं वही गोंड पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इन दोनों की संस्कृतियां क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहां पर हम लोग के सामने एक बहुत जटिल समस्या उत्पन्न होती है, कैसे जनजातियों का भौगोलिक वितरण को बांटकर इनका स्पष्ट अध्ययन किया जाए और तत्पश्चात अगर इनकी कोई समस्या है उस समस्या से कैसे इन्हें निदान दिलाया जाए। पीपल ऑफ इंडिया पत्रिका में बताया गया है कि भारतीय समाज में जनजातियों की सूची देना एक कठिन काम है, लेकिन उसके बाद भी अध्ययन की दृष्टि से इन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। जैसा कि आप जातियों में भी विभिन्न उपगोत्र पाते हैं, उसी तरह जनजातियों में भी क्या है, विभिन्न उपगोत्र हैं। जैसे कि गोंड जनजाति अपने में एक मुख्य जनजाति है, लेकिन इसकी उप जनजातियां जैसे मुरिया, मड़िया, डंडानी, ओझा, हिंडानी आदि हैं। तो गोंड जनजाति के ही लगभग 50 उपगोत्र हैं और इन सबकी संस्कृतियां भी क्या अलग अलग हैं। यही कारण है कि जनजातियों को विभिन्न आधार पर समझने का प्रयास किया गया है। कुछ ने जनजातियों को संस्कृत के आधार पर समझा, तो कुछ ने इनकी भाषा के आधार पर। लेकिन हम लोग के आईएएस के सिलेबस में
जनजातियों के भौगोलिक वितरण के आधार पे हम लोग को पढ़ना है। जब भौगोलिक वितरण की बात की जाती है तो विभिन्न मानव शास्त्रियों ने इन्हें विभिन्न उपभागों में बांटा है, अर्थात विभिन्न भूखंडों में बांटकर समझने का प्रयास किया। जैसा कि बीएस गुहा ने 1951 में इन्हें 3 भूक्षेत्रों में बांटा। पहला उत्तर तथा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा दक्षिण का क्षेत्र। इसी भांति डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने जनजातियों के भौगोलिक वितरण को जानने के लिए इन्हें 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने का प्रयास किया है। जो पहला है वह उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी क्षेत्र और चौथा दक्षिणी क्षेत्र। और इसी वर्गीकरण को भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया है। अब हम लोग यह जानेंगे किस भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं और किस भौगोलिक क्षेत्र में जनजातियों की संख्या सबसे अत्यधिक है। तो हम लोग पहले भाग की तरफ चलते हैं। जैसा कि जो पहला भाग उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसको भारत सरकार के द्वारा हिमालय या हिमालयी क्षेत्र नाम दे दिया गया। आप देखेंगे जो हिमालय है यह हमारे जम्मू कश्मीर से लेते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्यों तक चला जाता है। तो इन हिमालयी क्षेत्र पे जो जनजातियां निवास करती हैं उसको हिमालय तथा हिमालयी क्षेत्र या उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र नाम दे दिया गया है। तो इसमें हम लोग पहला जो हिमालयी क्षेत्र है या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे सातों, इन्हें रखा गया है। और इसमें निम्नलिखित जनजातियां निवास करती हैं, जैसा कि बकरवाला जो कि जम्मू कश्मीर में मुख्य पाई जाती है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में गुर्जर, भाट, जाट, किन्नर आदि पाई जाती है। वहीं पे उत्तराखंड में जौनसार, बाबर, राजी आदि जनजातियां प्रमुख रूप में हैं। वहीं पे पूर्वोत्तर भारत में खासी, गारो, आप्तानी, नागा आदि जनजातियां प्रमुख रूप में हैं। और जो हिमालयी क्षेत्र है यह पूरे जनजाति जनसंख्या का लगभग 10.60% भाग प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात 100 जनजातियों में 10.60% जनजातियां इसी हिमालयी क्षेत्र में क्या है, निवास करती हैं। जो दूसरा भूक्षेत्र है वह मध्यवर्ती क्षेत्र है। मध्यवर्ती क्षेत्र ही पूरे भारत का जनजातियों की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती है। और इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा आदि को रखा गया है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख जनजातियां हैं इसमें गोंड, संथाल, ओरांव, मरिया, मुड़िया, ओझा, डंडानी, बैगा आदि को रखा गया है। और यह क्षेत्र जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिकोण से सबसे अत्यधिक है। और यह क्षेत्र
या यह जो जनसंख्या है पूरे जनजाति का लगभग 50.38% का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात 100 जनजातियों में लगभग 51 जनजातियां इसी मध्यवर्ती क्षेत्र में रहती हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं इसी मध्यवर्ती क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों की समस्या भी अत्यधिक है। जो तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है वह पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव आदि को रखा गया है। यह क्षेत्र संपूर्ण जनजाति जनसंख्या का लगभग 28% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। और इस क्षेत्र में रहने वाली प्रमुख जनजातियां मीणा, भील, कोली, महादेव आदि हैं, जिसमें से कोली जनजाति का अध्ययन समाजशास्त्री पिता जी.एस. घुरिये द्वारा किया गया है। और वहीं पर मीणा जनजाति जो कि पूरे भारत की सबसे शिक्षित जनजाति कहलाती हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर वाली जनजाति भी कौन है? मीणा कहलाती है। वहीं पे जो गुजरात की भील जनजाति है वहाँ पे कुछ एक अलग प्रकार की वैवाहिक रीतियां पाई जाती हैं, जिसको गोल गधेड़ों विवाह कहा जाता है। हमने भी क्या बताया था कि सभी जनजातियों की अलग अलग संस्कृतियां हैं। जैसा कि जो भील जनजातियां हैं गुजरात की, वैसे भील आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा में भी भील पाई जाती है, कर्नाटक में भील है। लेकिन जो गुजरात की भील है उसमें गोल गधेड़ों विवाह पाया जाता है। और यह विवाह होली के दूसरे दिन से शुरू होकर के लगभग 1 महीने तक यह उत्सव चलता रहता है। और इसमें चूंकि जनजातियों में अपने ही गांव में विवाह हो जाता है और वहां पे प्रायः लड़के और लड़कियां युवा होने पर विवाह करते हैं और वह पहले से एक दूसरे से परिचित होते हैं। और होली के दूसरे दिन उनके यहाँ ताड़ का पेड़ जो कि शुभ माना जाता है, कोई एक ऐसा ताड़ का पेड़ जो पूरे गांव के लिए शुभ है, उसके ऊपर गरी के गोले, तिल के लड्डू, गुड़ आदि बांध दिए जाते हैं। अब जो लड़कियां विवाह करने लायक हो गई हैं वह उस गोले के चारों तरफ नृत्य करती हैं और वह अपने हाथ में उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, बेलन, चौके, चिमटे आदि ले रखती हैं और एक एक युवक को उस गोले को तोड़ करके ताड़ के पेड़ पे चढ़कर नारियल तथा गुड़ के लड्डू खाने होते हैं। जो ऐसा कर लेता है वह उस गोले में अपने मनपसंद लड़कियों से विवाह कर सकता है और लड़कियों को उस लड़के को रोकना होता है। तो चूंकि जो ताड़ का पेड़ है वह शुभ है, वह प्रतिदिन वहां पर विवाह होते रहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो विवाह के तरीके हैं यह परीक्षा विवाह रहा। वहां पर यह देखना है कौन सा लड़का एक सुयोग्य है, ठीक है, और उसी को लड़कियां अपना वर चुनना चाहती हैं। वहीं पर पूरे भारत में जो जनजाति में विवाह के तरीके हैं, तो कहीं पर सेवा विवाह है, तो कहीं पर परीक्षा विवाह है, तो कहीं पर विनिमय एक्सचेंज अर्थात लड़कियों की अदला बदली कर ली जाती है। तो जब विवाह चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय जनजातियों में विवाह के जो विभिन्न तरीके हैं उसे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जो अगला क्षेत्र है वह दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आपके तमिलनाडु, कर्नाटक,
केरल, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भी इसी भूभाग या क्षेत्र में रख लिया गया है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां टोडा, कोटा, नायर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट अंडमानी, ओंग, जारवा, सैम्पन, सेंटनलीस आदि हैं। और यह संपूर्ण जनजाति जनसंख्या का लगभग 11% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखा जा वहीं पर कुछ ऐसे राज्य हैं, भूभाग हैं जहां पर एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। उसमें हरियाणा, दिल्ली आदि को रखा जा सकता है। वहीं पर कुछ ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरह जनजातियों से भरा हुआ है। उसमें हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि को ले सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जहां पे भौगोलिक विविधताओं के रूप में देखा जा तो यह असमान है, लेकिन सांस्कृतिक रूप में देखा जा तो कहीं न कहीं सबकी संस्कृतियां एक समान हैं, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। सभी लोग, सभी जनजातियां किसी न किसी अलौकिक सत्ता पर विश्वास करती हैं, चाहे वह उसकी मूर्ति बना के पूजा करें या ना करें। यही कारण है कि जीएस घुरिये ने कहा है कि यह भौगोलिक रूप में असमान है, लेकिन इसके बाद भी वह किसी रूप में समान है तो वह सांस्कृतिक रूप में समान है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कह दिया। अर्थात जैसे जातियां विभिन्न धर्मों से बधी हुई हैं, विभिन्न संस्कृतियों का पालन करती हैं, वैसे ही क्या है, जनजातियां भी विभिन्न धर्मों का पालन करते हुए विभिन्न संस्कृतियों में विश्वास करती हैं। जहां जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा, वहीं पर वेरियट एलिविन कहते हैं कि भारत की जनजातियां ही यहां की स्वदेशी उपज हैं और इनके सापेक्ष में हर कोई क्या है, विदेशी है। जैसा कि अभी मैंने पिछली क्लास बताया हुआ था, आर और द्रविड़ के हम लोग क्या है, संतान है। इसीलिए जितने भी उत्तर भारत में लोग रहते हैं वह सभी आर्य प्रजाति के वंशज हैं, वह चाहे जिस भी किसी जात के क्यों ना हो। तो देखिए, हम लोगों ने जनजातियों के भौगोलिक वितरण को जाना और यह देखा कि कहीं पर इनकी जनसंख्या करोड़ों में है, तो वहीं पर कुछ भूभाग ऐसे हैं वह जनजाति विहीन हैं। अब हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जनजाति एवं जाति में अंतर। यह आपके विभिन्न राज्यों के सिलेबस में है कि जनजाति किसे कहा जाता है और जाति किसे कहा जाता है। क्या इन दोनों में समानता है या इन दोनों में अंतर है? देखिए, पहले हम लोग यह जानेंगे कि जाति क्या है। आप लोग जनजाति समझ गए कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाला एक ऐसा मानव समूह जो एक निश्चित संस्कृति का पालन करता है, एक निश्चित बोली या भाषा बोलता है, एक नाम से जाना जाता है, जो आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर है, जो एक बंद समाज का निर्माण करता है। इसकी राजनीतिक अनौपचारिक प्रकृति की होती है। वहीं पर जब जाति की बात की जाती है, कहा गया कि जातियों में निश्चित भूभाग आवश्यक लक्षण नहीं है। एक जात के लोग विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जहां पर जनजातियों की अपनी अलग अलग संस्कृति है, वहीं पर जातियों की संस्कृति क्या है, एक है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की संस्कृतियां एक जैसी हैं,
और इनके जो निवास स्थान हैं ये भी क्या है, अलग अलग है। तो देखिए, जब अंतर की बात की जाती है, जहां पे जनजातियों की भाषा एक है, वहीं पर जातियों की भाषाएं क्या है, अलग अलग है। जहां पे एक निश्चित भूभाग में जो जनजातियां हैं उनकी अपनी एक निश्चित भाषा है, लेकिन यहां पर क्या है, सबकी भाषाएं क्या अलग अलग हैं, क्योंकि वह जिस भूभाग पे रह रहे हैं वही उनकी क्या है, भाषा है। तो देखिए, अब हम लोग जनजाति एवं जाति में अंतर को बताते हुए कुछ विद्वानों ने कैसे इन दोनों को अलग अलग रखा है। उदाहरण स्वरूप आंद्रे बिताई, जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं, इनका कहना है केवल परिभाषा के आधार पे हम जनजातियों एवं जातियों में अंतर नहीं कर सकते। वहीं पे नाडेल जैसे मानवशास्त्री का मानना है कि जनजातियों की अपनी एक अलग राजनीतिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण होती है, लेकिन वहीं पर जातियों की नहीं। वहीं पर डॉक्टर हर्बर्ट रिजले का मानना है चूंकि जनजातियों एवं जातियों में जो अंतर करने का एक प्रमुख आधार है वह है अंतर्विवाही की विशेषता। चूंकि जनजातियां भी अंतर्विवाही नियमों का पालन करती हैं और जातियां भी करती हैं, लेकिन जातियां उसे कठोरता से पालन करती हैं। यदि कोई उसका विरोध करता है उसे समाज के द्वारा दंड दिया जाता है, लेकिन जनजातियों में ऐसी बात नहीं। लेकिन वहीं मैक्स वेबर का मानना है कि जब एक जनजातियां अपनी प्रादेशिक विशेषता को खो देती हैं तो वही जाति में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात वह एक निश्चित भूभाग में रह रही हैं, यदि वह उस निश्चित भूभाग को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चली जाती हैं वही जात में बदल जाती है। डॉक्टर डीएन मजुमदार कहते हैं चूंकि जनजातियां भी धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक उत्सव आदि को मनाती हैं, यह भी मूर्त पूजा करती हैं, लेकिन मूर्त पूजा का विरोध भी करती हैं। लेकिन वहीं पर हिंदुओं में क्या है, धर्म एवं मूर्त पूजा का प्रमुख स्थान है। हमने क्या बताया कि जनजातियां भी हिंदुओं के धर्मों को आत्मसात कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध उनके मन में बना हुआ। जैसे हम लोग क्या हैं, विदेशी सामान का प्रयोग कर रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, वही जूते पहन रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, इन मन उसका विरोध करते हैं, दूसरे से हम उसको विरोध करते हैं। वैसे जनजातियां भी क्या कर रही हैं, वह हिंदुओं की संस्कृतियों को अपना रही हैं, उनके धार्मिक पूजा पाठ को अपना रही हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं विरोध की भावना है। लेकिन हिंदुओं में ऐसी बात नहीं। यदि आर्थिक रूप में देखा जाए तो जनजातियां क्या हैं, अति पिछड़ी हैं, लेकिन वहीं पर जातियां क्या है, एक कृषक रूप धारण कर चुकी हैं। चूंकि जनजातियों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना, फल फूल कंदमूल खाना, लेकिन जब हम गोंड, भील आदि जनजातियों की बात करते हैं तो वह पूरी तरह से कृषक हो गई हैं। लेकिन वहीं पर चेचू जनजाति, कोरबा जनजाति, जारवा, सम्पन, ऊंग, ग्रेट अंडमानी, उनके पास कहीं से कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं आए हैं, वह परंपरागत तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। वहीं पे नागा जनजाति के लोग आज भी झूम खेती को अपना प्रमुख हथियार मानते हैं। झूम खेती एक ऐसी खेती है क्योंकि जनजातियों के पास हल बैल नहीं है, फावड़े कुदाल नहीं है। यह लोग पहले क्या करते, जंगलों में आग लगा देते थे, जब वो राख बन जाता उसी में बीज छींट देते थे और उत्पादकता ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक बनी रहती इससे। फिर वह नए जंगलों पे आग लगाते थे, अर्थात वह जंगलों का विनाश करते थे। भारत सरकार ने इसको रोका,
लेकिन उसके बाद भी कुछ जनजातियां झूम खेती को ही अपना खेती करने का मुख्य साधन मानती हैं। जब जनजाति और जात में अंतर किया जाता है, उसमें राजनीति को भी शामिल किया जाता है। क्योंकि जातियों में पंचायती राज व्यवस्था के आ जाने के कारण यहां पे एक राजनीतिक ढंग से चुनाव होता है। जो योग्य है वही मुखिया चुना जा रहा है। लेकिन जनजातियों में आज भी क्या परंपरागत तरीके से जो वृद्ध है वही उस पूरे जनजाति समुदाय का संरक्षक बना हुआ है और उसके निर्णय को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, चाहे उसका निर्णय सही हो या गलत हो। इसलिए जनजातियों में यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो सर्वप्रथम उससे शपथ दिलवाई जाती है। अगर शपथ पे पूरे गांव वालों को विश्वास हो गया तो उसे बरी कर दिया जाता है। यदि शपथ पे विश्वास नहीं हुआ तो उसे कष्ट परीक्षण से गुजरना होता है। वह कष्ट परीक्षण क्या है? उसे गरम लोहे के राड को हाथ से पकड़ना होता है, खौलते हुए पानी या तेल में अपना हाथ डालना होता है, उसे आग लेके चलना होता है। अगर वो नहीं जला तो यह माना जाता उसने अपराध नहीं किया है। यदि वह जल गया तो यह माना जाता उसने अपराध किया है। तो उसे जो भी मुखिया जैसा दंड देना चाहे उसे दंड दे सकता है। लेकिन वहीं पर जातियों में अब यह सब समाप्त हो चुका है और लोग आधुनिक अदालत का सहारा लेते हैं। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि जनजातियां और जातियां दोनों अलग अलग समूह नहीं हैं, बल्कि वह एक हैं। बस एक अपना विकास कर ले गया है, दूसरा अपना विकास नहीं कर पाया है। इसीलिए भारतीय समाजशास्त्री पिता जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू बोल दिया और कहा है कि जनजातियों के लिए वही सब विधान बनाया जाना चाहिए जो कि जातियों के लिए या पिछड़ों के लिए बनाया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने जनजातियों के भौगोलिक वितरण और जनजात एवं जाति में अंतर को पढ़ा। अगर आपसे पूछा जा किस भौगोलिक क्षेत्र में जनजातियों का प्रतिशत अत्यधिक है तो किसे बताओगे? क्यों जयंत? सर, मध्यवर्ती क्षेत्र। गुड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र है पूरे जनजाति जनसंख्या का और क्षेत्र का 50.38% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जनजाति एवं जात में अंतर को पढ़ चुके हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ जनजातियों के भौगोलिक वितरण से भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें थोड़ा सा आपको फैक्ट याद रखना है, लेकिन एक दो बार आप लिख करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बच्चों, जैसा कि आज के क्लास में हम लोगों ने जनजातियों के भौगोलिक वितरण और जनजाति एवं जात में अंतर को पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग औपनिवेशिक शासन एवं जनजातियों के प्रति उनकी नीतियां, साथ ही साथ एकीकरण एवं स्वायत्तता के मुद्दे को पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु हैं: पहला, पीपल ऑफ इंडिया पत्रिका के अनुसार संपूर्ण भारत में लगभग 600 से अधिक जनजातियां हैं। दूसरा, संपूर्ण जनजाति जनसंख्या का 50.38% भाग मध्यवर्ती क्षेत्र में निवास करती हैं। तीसरा, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पूरे भारत की जनजातियों को 4 भागों में बांटा गया है। चौथा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या
10 करोड़ से ऊपर हैं, जो भारत की पूरी जनसंख्या का 8.6% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। 5वां, मैक्स वेबर के अनुसार जब कोई भारतीय जनजाति अपने प्रादेशिक महत्व को खो देती है तो वह जाति का रूप धारण कर लेती है। अगले वीडियो पर जाने से पहले निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें।